इसके सामने मुझे बहुत नादम होना पड़ा है। स्पेशल टास्क फोर्स के पास बेहतरीन गाड़ियों की कमी नहीं है। इस जाती मुलाकात के लिए मैं दफ्तर की गाड़ियों में से किसी का इस्तेमाल मुनासिब नहीं समझता। वो दफ्तरी फराइज की बजावरी के लिए मखसूस है। वो धीरे से हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी पूरी कहानी सुन लेने के बाद मुझे अंदाजा है कि तुम्हें यह खौफ लाहक रहा होगा कि कहीं तुम्हारी बेखबरी में गाड़ी में कोई नया चिप न लगा दिया जाए। मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया था। मैंने भी खुश दिली से जवाब दिया, मैं गाड़ी पार करके तुम्हारे पास बैठा रहता और तुम्हारे आदमी इत्मीनान से कार के किसी ऐसे हिस्से में चिप लगा देते कि उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता, और फिर हम उसकी मदद से तुम्हें किसी सुनसान सड़क से अगवा कर लेते। उसने मेरी बात काट कर कैका लगाते हुए कहा, कर्नल, अब इन बेहुदा खदशात को अपने जहन से निकाल दो और खुले दिल के साथ मुझसे ताउन करो। डैनी की रस्सी बहुत दराज हो चुकी है, अब उसे जेर दाम आना चाहिए। ये काम तुम कर सकते हो, वीरा को मैं खुद देख लूंगा। ओके गैरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने कुर्सी छोड़कर उसे मुसाफा के लिए हाथ बढ़ा दिया। वो मेरा हाथ थाम कर मेज के पीछे से निकल आया। दरवाजा खोलकर हम दोनों उस कमरे से बाहर निकले तो मुझे वहां तक लाने वाला शख्स राहदारी में टहल कर मेरी वापसी का इंतजार कर रहा था। गैरी मुझे उसके हवाले करने के बजाय मेरे साथ राहदारी से नकाश वाले सिरे की तरफ चल दिया। दूसरा अमेरिकी खामोशी से हम दोनों के पीछे हो लिया। गैरी शुरू हुई से तुंदखू और नापसंद अफसर नजर आया था। मेरे लिए उसका वो मुसावियाना रवैया हैरान कुन था। रास्ते में हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन मेरा जहन गैरी के रवैये में उलझा रहा। वो लोग मेरे और वीरा के बारे में अपने सारे वसाइल आजमा चुके थे। किसी मुखबर के लिए लाखों डॉलर के खतीर इनामात की बड़े पैमाने पर तशहीर कर चुके थे, लेकिन इनकी वो तमाम कोशिशें लाहासिल साबित हुई थी। मेरी जिंदा या मुर्दा हालत में गिरफ्तारी इनके अना का जख्म बन चुकी थी। शायद गैरी इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि डैनी के खिलाफ कर्नल दावर वक्त के बसात का सबसे ताकतवर मोहरा था, जिसे बहुत ज्यादा एहतियात और एहतराम से खेल कर वो डैनी के गिरेबां पर हाथ डाल सकता था। गैरी के इस एहसास ने इसे मेरे साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। बरामदे में पहुंचकर गैरी ने पुरतपाक अंदाज में मुझे रुखसत कर दिया और मैं वहां से उतर कर फाटक की तरफ रवाना हो गया। वसीउ अरीज पोस्ट से फाटक का फासला तवील था। सर पर सूरज पूरी हिद्दत और तवानाई के साथ चमक रहा था और मैं वो रास्ता तय करते हुए सोच रहा था कि इस चार दीवारी में अपने मुल्क की सलामती और बका के खिलाफ होने वाली पुरस्रार साजिशों से बाखबर होने के बावजूद हम कब तक खामोश रह सकेंगे। फाटक पर मामूर अमले ने मुस्कुराहटों के साथ मुझे अलविदा कहा और मैं फौलाद से बने हुए मशीनी फाटक की जैली खिड़की से गुजर कर बाहर फुटपाथ पर निकल गया। मैं टैक्सी से घर पहुंचा तो वहां STF के 2 मुहाफिजों के सिवा सिर्फ गजाला मौजूद थी। वीरा और सुल्तान शाह घर से गायब थी। खबर बहुत छोटी सी थी, लेकिन वो वीरा के जहन से चिपक कर रह गई थी। मेरी जुबानी उसे मालूम हो चुका था कि शेर दिल एक अयालदार मुजरिम था। वो अपने बच्चों पर जराइम का साया भी नहीं पड़ने देना चाहता था। उसने बीवी बच्चों को शहर के एक साफ सुथरे इलाके में रखा हुआ था। बच्चे अच्छे स्कूलों में जेर तालीम थे। वीरा ने अखबार में जब यह पढ़ा कि शेर दिल की लाश के हसूल के लिए किसी ने पुलिस या अस्पताल से रजू नहीं किया था और शेर दिल की लाश को लावारिस करार देकर एहदी के मुर्दा खाने भिजवा दिया गया था, तो वो मुस्तरिब हो गई। वो खुद एक औरत थी और खूब जानती थी कि मर्द कैसा ही मरदूद और नाबकार क्यों ना हो, औरत मरने के बाद अपने शौहर को यूं लावारिस नहीं छोड़ सकती। उसके लिए वो चौंका देने वाला मुआशरती साहनिया साबित हुआ था। वो कुछ देर तक गजाला और सुल्तान शाह से इस खबर पर तबादला ख्याल करती रही। शेरदिल बिलाशुबा एक सफाक कातिल और भयानक मुजरिम था। सोबराज का साथ देकर उसने अपना नाम मुल्क के गद्दारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया था, लेकिन सोबराज के सौंपे हुए मिशन में नाकाम रहने के बाद मेरे बरगलाने पर उसने निक को मरवा कर अधूरा मिशन पूरा कर दिया था। उसकी वो कारगुजारी हम सब के लिए खुशी का बायस साबित हुई थी। शायद हम उसे मुआफ कर देते, लेकिन वक्त का बेरहम पहिया उसके खिलाफ हरकत में आ चुका था। वो अपनी बदकिस्मती से मेरे हाथों मारा गया। कुछ देर बाद वीरा ने शेरदिल की बेवा से मिलने का मुसम्मम इरादा कर लिया। शेरदिल के घर का पता चलाने के लिए धोबी घाट के इलाके में उसके अड्डे पर जाना नागुज़ीर था। वीरा इस अड्डे के महल्ले वकू से लाइल्म थी। बाखबर होती तब भी पूछगछ के लिए इस इलाके में जाने का खतरा मोल न लेती, जहां उसका वजूद सर से पैर तक एक अजनबी तमाशा बनकर रह जाता। वो काम सुल्तान शाह बेहतर अंदाज में कर सकता था। वीरा के खुदखाल खालिस अमरीकी थे। उसकी जिल्द की मैदे जैसी रंगत पाकिस्तान के गर्म मौसम की तमाज़त से खासी झुलस गई थी। वो अपनी रंगत को गोरी चिट्टी मकामी खवातीन के मुकाबले पर लाने के लिए गर्दन, चेहरे और हाथों पर बाकायदगी से वो करीमें भी इस्तेमाल करती थी, जो दियारे गैर के साफ सुथरे माहौल पर सन बात लेने वाले अपनी जिल्द में आफ्ताबी किरणों के बेहतर इंतजाब के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी वीरा की जिल्द की रंगत उसका गैर मकामी होने की चुगली खाती रहती थी। इसे बस ये कामयाबी हासिल हुई थी कि बाकायदगी से कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने की वजह से उसकी नीली आंखों का रंग स्याह नजर आता था।
वीरा एक हल्के फुल्के मकामी सूट में सुल्तान शाह को अपने साथ लेकर घर से रवाना हो गई। गजाना ने उसे मेरी वापसी तक रोकना चाहा, लेकिन वीरा ने उसके मशवरे को यकसर नजरअंदाज कर दिया। वो जानती थी कि मैं लौट आया तो फिर वो शेर दिल की बेवा की तरफ जाने में कामयाब नहीं हो सकेगी। मेरे लौटने से पहले वो अपनी मनमानी करने के लिए आजाद थी। धोबी घाट के इलाके में पहुंचकर उसने वही किया जो सुल्तान शाह ने मेरे साथ किया था। वो उसे गाड़ी से उतार कर आगे निकल गई। वो शेर दिल का इलाका था। वो कोई नेक आदमी नहीं था, लेकिन अपने इलाके में बहुत मकबूल था। हर एक अफसुर्दा और उसकी मौत के सोग में डूबा हुआ नजर आ रहा था। वीरा ने सुल्तान शाह को रास्ते में समझा दिया था कि उसे शेर दिल के अड्डे के नवाह में पहुंचकर यह जाहिर करना था कि वो इसका बहुत करीबी दोस्त है। उसकी मौत की खबर सुनकर उसके बीवी बच्चों से ताजियत करने के लिए एबटाबाद से कराची आया है। वहां के सोगवार माहौल में वीरा की बताई हुई तदबीर बहुत कारगर रही। शेर दिल की मौत का किस्सा ताजा था। सुल्तान शाह ने एक पान वाले से बात की तो उसने बहुत ध्यान से सब कुछ सुना और बताया कि गली में शेर दिल के अड्डे पर उसके बहुत से सोगवार दोस्त जमा थे जो उसकी रहनुमाई कर सकते थे। सुल्तान शाह इस भीड़ का सामना नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि दोस्तों से मिलना बेसूद होगा, वो सब इसके लिए अजनबी हैं। वो शेर दिल के बीवी बच्चों से मिलना चाहता है। पान वाले के लिए वो एबटाबाद से आया हुआ एक परदेसी था। गरीब गुराबा परदेसियों, मुसाफरों और एक दूसरे के मेहमानों का बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं। इसने सुल्तान शाह को एक साल खोरदा सी चोबी बेंच पर बिठाया, आइसबक्स से पाक कोला की एक ठंडी बोतल निकालकर जबरदस्ती उसे थमाई और करीब से जाते हुए एक लड़के को आवाज लगाकर हदायत दी कि वो उस्ताद के डेरे से शीदे को वहां बुला लाए। इस लड़के के साथ जो शख्स आता हुआ नजर आया वो खासी मजहब का खेल शख्सियत का हामिल था। इतना दुबला पतला कि तेज आवाज से इसके उड़ जाने का खौफ आए। दराज कामत, पिचके हुए गालों और धंसी हुई आंखों वाला लंबूतरा चेहरा और बालाई लब पर लंबी लंबी स्यामूछें उसे दूर ही से नुमाया कर रही थी। रही से कसर उसके कपड़ों ने पूरी कर दी थी। इसने स्याह कमीज शलवार पहन रखी थी। कमीज के गिरेबान, कालर और आस्तीनों के सिरों पर सुनहरी कढ़ाई का काम बना हुआ था। मजमूई तौर पर वो मदकूक शख्स बदमाश से ज्यादा किसी सर्कस का मस्खरा मालूम हो रहा था। वो दूर से सुल्तान शाह का जायजा लेता हुआ आ रहा था, मगर करीब आकर वो बराह रास्त पान वाले से मुखातिब हो गया। पान वाले ने उसे सुल्तान शाह से मिलाया तो ये जानकर बहुत मुतासर हुआ कि वह एबटाबाद से सिर्फ ताजियत के लिए आया था। उसने अचानक सुल्तान शाह से हिंदको में बात शुरू कर दी। पश्तो की तरह सुल्तान शाह को इस जुबान पर भी आबूर हासिल था। उसे यह तवक्का नहीं थी कि पान वाले ने इसके बयान की सच्चाई आजमाने के लिए शेर दिल के अड्डे से किसी ऐसे आदमी को बुलाया होगा जो एबटाबाद में कसरत से बोली जाने वाली जुबान पर अबूर रखता हो। दोनों के दरमियान चंद मिनट तक बातें होती रहीं। इस दौरान में शीदे ने बताया कि वो लोग 3 दिनों तक इंतजार करेंगे कि कोई रिश्तेदार एदी के मुर्दा खाने से मरहूम उस्ताद की लाश ले जाए। कोई न पहुंचा तो उस्ताद शेर दिल की लाश हासिल करके तीसरे दिन उसकी तजहीज़ो तकफीन की हुई मैयत की तदफीन का इरादा कर लिया था। इसने सुल्तान शाह को दावत दी कि वो इस वक्त तक कराची में रुका रहे तो उस्ताद के जनाजे में जरूर शिरकत करे। उस्ताद की बीवी का जिक्र करते हुए शीदे का लबो लहजा राजदाराना हो गया। उसने बताया कि उसका उस्ताद खुले दिल का एक यार बाश आदमी था और अपने धंधों की वजह से घर बाहर से दूर रहता था। उसकी वसीयत थी कि उसके मरने के बाद उसके घर से कोई ना आए तो घर वालों को न छेड़ा जाए। दोस्त और शागिर्द उसे दफनाते। इस अजीब वसीयत के बारे में शीदे ने सुल्तान शाह के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे परदेसी समझकर नाजमा आबाद के उस घर का पता बता दिया जहाँ शेर दिल की बीवी अपने बच्चों के साथ रहती थी। पान वाला अपनी गद्दी पर बैठा अपने काम में मसरूफ था। वो आने जाने वाले ग्राहकों को तेजी से निपटा रहा था। सुल्तान शाह को पूरा यकीन था कि वो शेर दिल और उसके आदमियों का खास मुखबर था जो गली के नुक्कड़ पर पान की दुकान की सूरत में एक अहम मोर्चा संभाल कर बैठा हुआ था। सुल्तान शाह ने पाक कोला की बोतल खत्म की, पान वाले और शीदे को अलविदा कहा। शीदा उसे गले मिलने के लिए उसकी बाहों में आया तो सुल्तान शाह को यूं महसूस हुआ जैसे उसने किसी इस्तखानी ढांचे को गले से लगा लिया हो। अपने अहम तरीन काम से निमट कर वो आगे बढ़ा ही था कि उसे चंद कदम के फासले पर एक रिक्शा खाली होता नजर आया। उसे मुड़कर देखा तो शीदा वापस नहीं गया था। पान की दुकान के पास खड़ा सुल्तान शाह को बहुत गौर से देख रहा था। सुल्तान शाह ने इस काम को अपने लिए सहल तसव्वुर किया था, लेकिन इस मरहले पर उसे अंदाजा हुआ कि वो काम इतना आसान नहीं था। वो लड़ने मरने वाले लोग थे। शीदे को जरा सा भी शुबा हो जाता कि उसे बेवकूफ बनाया गया है तो बात वहीं बिगड़ सकती थी। वक्त की नजाकत का तकाजा था कि सुल्तान शाह खाली रिक्शे में बैठकर कहीं भी रवाना हो जाए ताकि शीदे को इस पर किसी किस्म का शुबा ना हो सके। अगर इस वक्त सुल्तान शाह दस्तयाब सवारी इस्तेमाल करने के बजाय उसे नजरअंदाज करके वीरा तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता तो शीदे की निगाहें उसका पीछा करती रहती। यह भी मुमकिन था कि वो किसी लड़के को इसके पीछे लगा देता।
अगर वो लोग इस बात से वाकिफ हो जाते कि आगे कोई कोरी चिट्टी फैशनेबल लड़की सुल्तान शाह का इंतजार कर रही थी तो वहां कुछ होता या ना होता, इन दोनों के लिए शेर दिल के नाजमा आबाद वाले घर पहुंचकर इसकी साबका बीवी और हालिया बीवी से मिलना नामुमकिन हो जाता। सुल्तान शाह के पास फैसला करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। मुड़कर शीदे की तरफ देखते ही उसने सोचा और रिक्शा खाली होते ही इसमें सवार हो गया। नाजमा आबाद चलो, उसने ड्राइवर को हदायत थी। ड्राइवर ने मीटर घुमाया और रिक्शा वहीं से वापस मोड़ लिया। पान वाले की दुकान के करीब से गुजरते हुए सुल्तान शाह ने देखा कि शीदा मुट्ठी में दबी हुई सिगरेट का कश लगाते हुए उसे देख रहा था। सुल्तान शाह ने चलते रिक्शे में से उसकी तरफ हाथ हिलाया तो शीदे ने भी जवाब में हाथ लहराया और रिक्शा आगे निकलता चला गया। गंदी नदी के साथ वो सड़क सीधी थी। सुल्तान शाह को रिक्शे में कम से कम इतनी दूर जरूर जाना था कि वो शीदे और पान वाले की नजरों से ओझल हो जाता। इसने इस्तरादी तौर पर अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली तो उसे वीरा से अलग हुए निस्फ घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। दोनों के दरमियान तयशुदा प्रोग्राम के मुकाबले में वीरा को अगली नुक्कड़ पर इंतजार करते हुए कम से कम 7 मिनट हो चुके थे। वीरा बहुत सादा मिजाज की मालिक थी। इसका चेहरा आमतौर पर मेकअप से बेनियाज रहता था, लेकिन अपने रंग और रूप की वजह से वो मामूली कपड़ों में भी फैशन एबल नजर आती थी। इसके लिए तीसरे दर्जे के इस इलाके में ज्यादा देर तक रुकना और आवारा मिजाज शोधों के आवाजों को बर्दाश्त करना बहुत कठिन काम था। सुल्तान शाह सोच रहा था कि वो रिक्शे में चला जा रहा था और वीरा बेचारी मुकर्रर मकाम पर गाड़ी में बैठी उसके इंतजार में सूख रही होगी। सुल्तान शाह ने मुड़कर देखा और खुशी से उसका दिल बलियों उछल पड़ा। वो मुड़कर ये देखना चाह रहा था कि वो शीदे वगैरह की निगाहों की रसाई से दूर आ चुका हो तो रिक्शा वहीं रुकवा कर उतर पड़े, लेकिन उसे ज्यादा दूर तक नजरें उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। रिक्शे से कुछ फासले पर वीरा की गाड़ी चली आ रही थी। इसके मुड़ने पर वीरा ने हल्का सा हार्न बजाकर उससे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की थी। सुल्तान शाह ने उससे पहले ही वीरा को देख लिया था। सड़क के गुंजान और तंग हिस्से पर वो सफर यूं ही जारी रहा। वीरा को देख लेने के बाद सुल्तान शाह को इत्मीनान हो चुका था कि उसे वीरा की तलाश में वापस नहीं जाना था। किसी भी मुनासिब मकाम पर वो रिक्शा रुकवा कर उतरता और वीरा के साथ गाड़ी में सवार हो जाता। सड़क कुशादा होते ही सुल्तान शाह ने रिक्शा रुकवा लिया। ड्राइवर ने हैरत जरूर जाहिर की कि वो नाजमा आबाद जाने के बजाय रास्ते में उतर रहा था, लेकिन मुतरिज नहीं हुआ। मीटर में जाहिर होने वाली रकम 2 हिस्सों तक भी नहीं पहुंची थी। सुल्तान शाह ने 10-10 के 2 नोट ड्राइवर के हाथ पर रखे और रिक्शा छोड़ दिया। वीरा ने कुछ दूर अपनी गाड़ी सड़क से कदरे उतार कर रोक ली थी ताकि पीछे से आने वाले ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल ना पड़े। रिक्शे से उतरकर सुल्तान शाह फौरी तौर पर वीरा की तरफ नहीं गया। रुककर यूं ही जेबें टटोलता रहा जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। चंद सानियां इसी तरह गुजार कर वो वापस लौटा और दरवाजा खोलकर वीरा के बराबर वाली निशिस्त पर बैठ गया। मुझे वहां छोड़कर रिक्शे में कहां भागे जा रहे थे? वीरा ने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए किसी कदर तुरुश लहजे में कहा। शेरदिल के गुर्गों से बात करके सीधा तुम्हारी तरफ आता तो मेरे साथ तुम भी इनके चक्करों में फंस जाती। मैं थोड़ी दूर जाकर रिक्शा छोड़ देता और किसी दूसरे रास्ते से जरा सी देर में तुम्हारी गाड़ी तक लौट आता। सुल्तान शाह ने कहा, इस गुंजान आबादी की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में रास्ता तलाश करना आसान नहीं है। तुम नदी की दीवार के साथ अंदर ही अंदर चलते हुए आ सकते थे। तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे वहां से रवाना होते हुए देख लिया और मैं वापसी की जहमत से बच गया। मेरे लिए कुछ ना कुछ करने से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मुझ में सुरखाब के पर लगे हुए? तुम बिला वजह हर बात का मतलब निकालने बैठ जाती हो। सुल्तान शाह ने बेचारगी से कहा, मैं इसीलिए तुम्हारे साथ आने से इनकार कर रहा था। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। वीरा तनक कर बोली, ये याद रखो कि हरकत में बरकत है। हम घर से निकले हैं तो कुछ ना कुछ करके वापस लौटेंगे। तुम क्या तीर मार कर आए हो? भाला मारा है। शेरदिल की बेवा का पता मिल गया, वो बोला। वेरी गुड, तो अब हमें कहाँ जाना है? नाजमा आबाद। सुल्तान शाह ने मुख्तसर तरीन जवाब दिया। नाम सुना हुआ है मगर वो इलाका मेरा देखा हुआ नहीं है। तुम्हें रास्ता बताना पड़ेगा। सीधी चलती रहो, आगे ये सड़क दाहिनी तरफ घूम जाएगी। निस्तर रोड पर ट्रैफिक की भीड़ भाड़ से वीरा बौखला गई। ट्रैफिक में कोई नज्मो जब्त नहीं था। जिसको जहां राह मिल रही थी वो उधर गाड़ी घुमा रहा था। दूसरी मुश्किल ये थी कि उसे सुल्तान शाह से रहनुमाई लेनी पड़ रही थी। पाकिस्तान क्वार्टर से जरा आगे उसने ड्राइविंग सीट सुल्तान शाह को सौंप दी और खुद इत्मीनान से बराबर वाली निशिस्त संभाल ली। ये तुमने अच्छा किया, सुल्तान शाह ने गाड़ी सड़क पर दौड़ाते हुए मुसर्रत से कहा। ड्राइवर औरतों के बराबर में बैठे हुए मर्द मुझे अहमक और काउदी लगते हैं। फिक्र ना करो, तुम स्टीयरिंग व्हील के पीछे भी ऐसे ही नजर आ रहे हो। वीरा, क्या मैं वाकई तुम्हें ऐसा लगता हूँ? सुल्तान शाह ने मजरूर लहजे में सवाल किया। अरे नहीं, मैं मजाक कर रही थी, वो जल्दी से बोली और उसने अपना दाहिना हाथ बेख्तियार उसके शाने पर रख दिया। मेहरबानी करके अपना हाथ हटा लो, हम दोनों के दरमियान फासला जरूर बरकरार रहना चाहिए वरना मेरी खोपड़ी सनक सकती है।
क्या वाकई? वीरा ने मुसर्रत से पूछा। खोपड़ी सनक गई तो तुम क्या करोगे? गाड़ी पर लानत भेजूंगा और उतरकर पैदल घर चल दूंगा। वीरा ने झल्लाकर उसका शाना नोचा और अपना हाथ वापस खींच लिया। तुम बहुत खुश्क आदमी हो। औरतों से बात करने का सलीका तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरा। शुक्र है कि इस वक्त तुमने अपना औरत होना तस्लीम कर लिया, वरना अभी तक लाल लगाम लगाकर लड़की होने के दावे करती रहती थी। उसने बरजस्ता कहा, खामोशी से गाड़ी चलाते रहो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। पहली बात यह कि मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। अपनी मर्जी से गुनगुनाकर गाड़ी चलाऊंगा, और दूसरी बात यह है कि मुझसे दूर ही रहना। कोई भी नरम चीज मेरे मुंह से लगती है तो किचकिचा कर उसे चबा डालने को दिल चाहता है। तुम्हारी इन बातों से मालूम होता है कि तुम अंदर से इतने सीधे नहीं हो जितना नजर आने की कोशिश करते हो। सिनफे लतीफ के बारे में तुम्हारे जहन में हमेशा तशद्दुद झलकता है। नफ्सियाती इस्तिलाह में तुमको अज़ियत परस्त कहा जा सकता है। तुम्हारे जैसी बातें कोई मर्द करे तो मैं उसे अज़ियत के इजहार पर मुआफ नहीं करूंगा, बल्कि उसे इस अज़ाब में मुब्तला कर दूंगा। इसमें औरत मर्द की कोई तफरीक नहीं, ये जैसे को तैसा वाली बात है। सुल्तान शाह ने बेपरवाही से जवाब दिया। किसी बेलिबास लड़की को रस्सियों से बांधकर चमड़े के चाबिक से मारने के बारे में तुम्हारा जहन क्या कहता है? वीरा ने उसके जवाब को नजरअंदाज करके पूछा। कभी ऐसा तजर्बा नहीं किया, वो बेरुखी से बोला। मैं तसव्वुरात की दुनिया में नहीं रहता, अमली आदमी हूं, तुम्हारी तरह फजूल बातों में अपना सर नहीं कपाता। क्या मेरी बातें फजूल लगती हैं? वीरा ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर गाड़ दी। कभी कभी ऐसा लगता है। सुल्तान शाह की बेपरवाही में कोई फर्क नहीं आया। अच्छा सच से बताओ कि कभी किसी लड़की से तुम्हारी दोस्ती रही है? वीरा ने अपनी निशिस्त में पहलू बदल कर अचानक सवाल किया। गांव शहर या तुम्हारे कस्बे की कोई लड़की? तो मेरी जुबान से क्या उगलवाना चाह रही हो? सुल्तान शाह ने उकताए हुए लहजे में कहा। कुछ नहीं, मैं तुम्हारे दिल को टटोलना चाहती हूँ। वीरा की आवाज धीमी हो गई। नामुमकिन है, वो पसलियों के पिंजरे में बंद है, तुम्हारी वहां तक रसाई नहीं है। सुल्तान शाह का लबो लहजा बेरहमाना था। कभी तुम्हारे दिल में ख्याल नहीं आता कि तुम भी डैनी और गजाला की तरह सुख की जिंदगी गुजारो? कोई दर्दमंदी के साथ तुम्हारी खबरगिरी करने वाला हो, जिसे तुम अपने दिल की हर बात बिला खौफ व खतर कह सको, जो हमेशा तुम्हारे लिए फिक्रमंद नजर आए? कभी कभी ख्याल आने लगा है वो दोनों मिसाली और काबिल रश्क जिंदगी गुजार रहे हैं। इस बार सुल्तान शाह बहुत संजीदा था। फिर अपने आसपास देखो, किसी को तलाश करो। दुख सुख के लम्हों की किसी साथी के बगैर जिंदगी का तवील सफर गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओह, वो चौंक कर बोला, क्या तुम मेरे लिए अपना रिश्ता तजवीज कर रही हो? लानत है तुम्हारी सूरत पर। वीरा ने अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियां फैलाकर हथेली उसके चेहरे पर टिका दी। मैं करूंगी तुमसे शादी? अपनी सूरत देखी है तुमने आईने में? सुल्तान शाह का सवाल ऐसा बेतुका था कि इस पर वीरा का मुश्तइल होना लाजमी था। दोनों के दरमियान मुफाहमाना फिजा में होने वाली गुफ्तगू यकायक तकद्दुर का शिकार हो गई। सुल्तान शाह के चिढ़ाने वाले सवाल का वही जवाब हो सकता था जो तिनक कर वीरा ने दिया था। मेरा यह मतलब नहीं था, सुल्तान शाह ने बौखलाकर मुताफाना अंदाज में कहा। देखो ना, इस वक्त मेरे आसपास तो सिर्फ तुम ही हो। मुझे मालूम है तुम कितने भोले हो। वो जहरीले लहजे में गुर्राई। पानी को मम्मा और रोटी को चोची कहते हो। अब बक बक मत करो, कोई और बोंगी बात की तो मैं तमाशा बनने की परवाह किए बगैर हाथ मार दूंगी। सुल्तान शाह ने कंध अखियों से वीरा की तरफ देखा। उसके तेवर वाकई बहुत खराब थे।